तो यहाँ से स्टार्ट करो। ये तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, आगे से ये क्वेश्चन है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे इनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लो। तो तुम लोगों ने ट्राई तो किया होगा, मेरे ख्याल से कई लोगों ने ट्राई किया हुआ है। इसमें से अपनी वर्किंग मैच करना है इसमें, कि जो वर्किंग है वो आप लोग से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ओके सर। है ना? इसमें जैसे कि ये दे रखा है कि 2 पैकेजेस जो है वो रेस्ट पे है, मतलब पहले ये सारा कुछ रेस्ट पे है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है और अलग अलग दे रखा है, मतलब ए और बेल्ट के बीच में अलग कोफिशिएंट है। यहाँ पर μ1 है और यहाँ पर μ2, दो अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। उसके बाद कह रहे हैं कि बेल्ट सडनली स्टार्टेड टू द राइट। पहले वो रेस्ट पे थी, फिर वो राइट साइड स्टार्ट हुई है, मतलब उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, बेल्ट को एक्सेलरेट किया जा रहा है। और उसके बाद स्लिपिंग, क्वेश्चन कह रहा है कि स्लिपिंग हो रही है बिटवीन द बेल्ट एंड द पैकेजेस। तो ठीक है, मतलब बेल्ट को हम लोगों ने एक्सेलरेट किया होगा यहाँ पर। तो जब हम लोगों ने बेल्ट को एक्सेलरेट किया होगा, मान लो बेल्ट की कोई एक्सेलरेशन ए आई होगी, ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बेल्ट कर दे रहे, तो हम बेल्ट की फ्रेम में देखेंगे अगर। तो अब ये क्वेश्चन में तुमको समझना पड़ेगा कि फ्रेम कौन सा लगाना है आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्योंकि ये भी एक डिसीजन लेने वाला पार्ट होता है यार, कि हम फ्रेम कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब पहला पहला पार्ट आपको एक्सेलरेशन ऑफ पैकेज पूछा है, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा फ्रेम यूज करना पड़ेगा आपको? ये कौन सी एक्सेलरेशन पूछी जा रही है? सर बेल्ट वाली सर हम लोग को फ्रेम यूज करना पड़ेगा सर, क्योंकि ब्लॉक पैकेजेस तो उसके ऊपर ही रखे थे सर, और हाँ, उसके पैकेज ऊपर ही उसके सारा कांटेक्ट हो रहा है। हाँ ठीक है, वो बात सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि सर क्या ग्राउंड लेंगे, क्योंकि मतलब उनका एक्चुअल एक्सेलरेशन देखेंगे ना, रिलेटिव नहीं देखेंगे। मतलब मैं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हम एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं कि आप जब एक्सेलरेशन ऑफ पैकेज पूछा जा रहा है, तो ये क्या मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या ये विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट पूछा जा रहा है या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जा रहा है? मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ। टू ग्राउंड। रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, कि अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा होता, आपके मन में कुछ ख्याल आ रहे होते पढ़ करके? तो क्योंकि लिखा तो है नहीं कि विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालना है मेरे को, तो जब ये लिखा नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालना है, तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ पैकेज ग्राउंड के फ्रेम में निकालना है मेरे को। आई बात सामने? यस सर। चलें अब आगे कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब जो पार्ट ए है उसमें आपको ये समझ जाना है कि जो एक्सेलरेशन जो पूछा गया है, मतलब रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में, जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है वो हमेशा वो ग्राउंड फ्रेम से रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस लगाएंगे, ये बताइए कौन कौन सी फोर्सेस लगाओगे इसमें? तो ब्लॉक ए पर फोर्स दिखाओ, कौन सा दिखाएंगे यार? ब्लॉक ए पर क्या क्या फोर्स दिखाएंगे और ब्लॉक बी पर क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे, जरा बताएंगे ए और बी ब्लॉक्स के ऊपर बताएं। सर पहले तो वेट और नॉर्मल हो गए, और फिर ठीक है, वेट हो गया, मान हाँ लिया कि सर बी ब्लॉक से सर बैकवर्ड नॉर्मल आएगा और एक फ्रिक्शन भी आएगा ठीक है। तो ग्राउंड से। बी वाले का वेट दिखा दिया, बी वाले पर नॉर्मल लग गया, और ए और बी अगर आपस में कांटेक्ट में है तो ये भी एक दूसरे पर नॉर्मल लगाएंगे। यस सर। एक नॉर्मल उसको एन से डिनोट कर दे रहे हैं, जो नॉर्मल ए और बी आपस में एग्जर्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा फ्रिक्शन भी लगेगा। यस सर। किधर की तरफ? सर आगे की तरफ, आगे की तरफ सर। टुवर्ड्स हाँ, राइट। हाँ। फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देखने के लिए आप बेल्ट का फ्रेम यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। कि अगर हम बेल्ट की फ्रेम पे देखेंगे तो स्यूडो फोर्सेस बैकवर्ड आएंगी, और बैकवर्ड स्यूडो फोर्सेस की वजह से टेंडेंसी ऑफ मोशन बैकवर्ड होगा, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड दिखाई जाएगी। मतलब फ्रिक्शन के डायरेक्शन को देखने के लिए आप स्यूडो फोर्स का यूज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे हम। मतलब अगर आप में से किसी को भी ये डाउट हो कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड क्यों लग रहा है, तो उसके लिए जस्टिफाई कर सकते हो कि ठीक है स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आगे आएगा। ये तक तो ठीक है, लेकिन स्यूडो फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में हम कंसिडर नहीं करने जा रहे। उससे उससे हम सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल लेंगे, बात उसका काम खत्म हो गया, उसका यूज नहीं करेंगे न्यूमेरिकल में। और क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है तो ये ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शंस होंगे, तो फ्रिक्शन ऑफ ए जो होगा वो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है, और मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल एट सरफेस ए। नॉर्मल एट सरफेस ए की वैल्यू 60 के बराबर कर देंगे बाद में, एंड फ्रिक्शन ऑन बी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 एंड नॉर्मल एट द बी।
और अगर ये कांटेक्ट में है तो इन दोनों में सेम एक्सेलरेशन आना चाहिए, दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन, अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो इक्वेशन बनाएंगे ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए के लिए 0.2 इंटू Na, और Na बराबर 60 होगा यहाँ पर। तो 0.2 Na की वैल्यू 60 के बराबर, 0.2 इंटू 60 माइनस ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इक्वल टू इसका मास 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन A, फर्स्ट इक्वेशन। और ब्लॉक बी के लिए 0.1 इंटू NB, तो 0.1 NB की वैल्यू 30, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन सेम डायरेक्शंस में लग रहे हैं, तो प्लस n इक्वल टू इसका मास 3 इंटू एक्सेलरेशन। ये दो इक्वेशंस हैं, इनसे आपको A और N दोनों मिल जाएंगी। तो अपनी अपनी वर्किंग चेक कर लो कि वर्किंग तुम लोगों ने यही करी थी या कुछ और वर्किंग थी। ठीक है, कुछ लोग का सही हुआ ये चीज वर्किंग, मतलब यस सर, यस सर। ये ऐसे सही कि- Yes, Yes, sir. sir. चलिए Yes. ठीक है। इस क्वेश्चन को तो कल एक्सप्लेन कर चुके थे, बट इसको यहाँ पर Yes, sir. दोबारा इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि कल हमने कहा था कि इसके अंदर जो मेरा पॉइंट था वो दूसरा था, क्योंकि मैं एक इसमें टॉपलिंग का भी कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था। तो इसको थोड़ा सा फिगर एक मिनट ड्रॉ करने दीजिए मैं। तो इसमें जैसे कि ना एक क्वेश्चन इस तरीके से कह सकते हो कि भाई यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने फिर बता रहे हैं आपको। चलिए, मेनली क्वेश्चन ये है कि जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है उसमें एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, नीचे वाले प्लेटफॉर्म की एक ए एक्सेलरेशन दे रखी है थीटा एंगल पर, और ये जो ब्लॉक है इसकी डायमेंशंस मेंशन है डी और एच की। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन फॉर विच द कैन डज नॉट मूव, तो यहीं पर इसका आंसर है कैन डज नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू द आर्म, यानी इस प्लेटफॉर्म के फ्रेम पे जाना है आपको। तो जब प्लेटफॉर्म के फ्रेम पे जाएंगे तो इसमें फोर्सेस के नाम पर इस ब्लॉक का mg, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, प्लेटफॉर्म का फ्रेम यूज कर रहे हैं जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पर एक सीडो फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट साइड पर, m इंटू ए का सीडो फोर्स यहाँ पर भी दिखाओगे, और उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्लियर है बिकॉज सीडो फोर्स की वजह से बॉडी की टेंडेंसी राइट साइड जाने की है, सीडो फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये राइट साइड जाना चाहेगा, उसको रेजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम लेफ्ट साइड पर दिखाएंगे, ये डायरेक्शंस होगी। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन सामने अभी आपके है उसमें तो सीधा सा आंसर है कि कैन डज नॉट मूव, यानी कि स्टेशनरी होना चाहिए वो, और स्टेशनरी करने के लिए फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे यहाँ पर। तो उसके लिए सीडो फोर्स के पहले कंपोनेंट कर लो आप, सीडो फोर्स का कंपोनेंट है ma cos थीटा हॉरिजॉन्टल साइड पर, ma sin थीटा डाउनवर्ड साइड पर, और फिर फोर्सेस को बैलेंस कर दो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है। तो फ्रिक्शन की बैलेंसिंग की जाएगी ma इंटू कॉस थीटा वाले फोर्स के साथ, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बैलेंसिंग की जाएगी यहाँ पर mg प्लस ma इंटू साइन थीटा के साथ, ये सेकंड इक्वेशन। और लिमिटिंग कंडीशन लगाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर लिमिटिंग कंडीशन लगाए तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट जो आंसर आएगा वो कुछ मेरे ख्याल से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय कुछ ऐसा आ जाएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा से, चेक कर लेना इसको, ऐसा ही आ जाएगा कुछ। यस सर। m नहीं आएगा, हाँ इसमें m नहीं आएगा, आंसर में m नहीं होगा, बाकी ये इतने आएगा म्यू जी, तो मैक्सिमम यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन बताओ यार, टॉपलिंग करने वाली कंडीशन है, एक्चुअली क्वेश्चन ये भी था कि टॉपल ना करे, टॉपल ना करने की कंडीशंस क्या होंगी। तो यहाँ पर मतलब इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फोर्सेस आप दिखा रहे हो इनके पॉइंट ऑफ एक्शन क्या बनेंगे, कहाँ कहाँ से ये फोर्सेस पास होंगी, जरा ये बताओ आप। इसको अलग से दोबारा दिखाना चाह रहे हैं, फिर से देखो आप इसमें फोर्सेस कैसे दिखाओगे, कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ मास से जाएगा, या सेंटर ऑफ मास के राइट साइड से जाएगा, या सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड से जाएगा, ये सब क्वेश्चंस भी इसमें बन सकते हैं। सर सेंटर ऑफ मास राइट साइड से जाएगा। सर राइट ठीक, साइड। एक मिनट, सेंटर ऑफ मास के थ्रू आप mg दिखा दोगे। अब सुनना स्टेटमेंट ध्यान से, स्यूडो फोर्स को हम कौन से पॉइंट पर दिखाते हैं बॉडी के, जो हम स्यूडो सर फोर्स लगाते हैं उसको Center- बॉडी के कौन से center- पॉइंट पर दिखाओगे, सेंटर ऑफ मास के। सेंटर ऑफ मास। राइट, तो Center उसका of आंसर है mass। सेंटर ऑफ मास। स्यूडो फोर्स जब भी आप दिखाओगे फ्री बॉडी डायग्राम में वो एट द सेंटर ऑफ मास ma,
ध्यान रखना, mg को हमेशा सेंटर ऑफ मास पे दिखाना होगा, स्यूडो फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे दिखाना होगा। इसके अलावा बचा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। और नो टॉपल कंडीशन ये होती है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। नो टॉपल करने की कंडीशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर। अब बताएं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास की राइट साइड से शिफ्ट करेगा या लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेगा, ये बताओ आप। सर राइट शिफ्ट करेगा। राइट, किस बेसिस पे कह रहे हो ये? सर क्योंकि उल्टा करेगा, क्लॉकवाइज देगा तो नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज देगा। किसके अबाउट? सर सेंटर ऑफ, हाँ, क्योंकि इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बॉटम साइड पर, उस फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के, लॉजिक सही है कि फ्रिक्शन जो होगा उसका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज बनेगा। टॉर्क बाय द फ्रिक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज। तो फिर हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि mg और स्यूडो फोर्स दोनों के दोनों सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं, इनका कोई टॉर्क नहीं आएगा। mg का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अगर कोई पूछे कि mg का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, आंसर 0, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है। स्यूडो फोर्स का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालने को कहा जाए, आंसर 0, बिकॉज ये भी सेंटर ऑफ मास पर है। फ्रिक्शन की टॉर्क अगर आप निकालते हो, टॉर्क फ्रिक्शन की टॉर्क अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला जाए, तो इसका कुछ आंसर आएगा, बिकॉज ये वैल्यू आएगी फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय इसका सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/2। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करेगा, एंड टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का अबाउट सेंटर ऑफ मास जब कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये वैल्यू आप लिखोगे n मल्टीप्लाइड बाय, हम सपोज कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से कुछ x डिस्टेंस पे है, तो n मल्टीप्लाइड बाय x, और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। तो नो टॉपल करने के लिए ये फ्रिक्शन की टॉर्क और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की टॉर्क आपस में बराबर होनी चाहिए। क्या रिलेशन बन जाएगा उससे? टॉर्क बैलेंसिंग करें अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसके हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी देख लो। तो फ्रिक्शन इंटू h/2 शुड बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इंटू x, और x की एक लिमिट हो सकती है, मतलब ये जो x है इसकी एक लिमिट बन सकती है मैक्सिमम d/2 सर d/2। हाँ, तो वो लगा दोगे, x की मैक्सिमम वैल्यू d/2 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर x की लिमिटिंग मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की बात करोगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल की मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी हॉरिजेंटल डायमेंशन का हाफ लेंथ, मतलब कि d/2, और फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से भी एक एक्सेलरेशन आएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ वो कितनी एक्सेलरेशन होगी जिसपे ये टॉपल ना करे, ये भी क्वेश्चन बन सकता था। नेक्स्ट, ये HCV का ही सॉल्व एग्जांपल भी है, सर्कुलर मोशन चैप्टर का। क्या करेंगे देखो, इसमें ग्रूव टाइप का है, एक मतलब रोटेटिंग पाइप के अंदर एक बॉडी स्लाइड हो रही है। क्या क्या फोर्सेस लगाएंगे यार इसपे, बताओ। इस स्मॉल m के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगाएंगे, क्वेश्चन पढ़ लो आप। पार्टिकल ऑफ मास m इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग अ ग्रूव। HCV सर्कुलर मोशन का सॉल्व एग्जांपल अगर आपने लगाया हो, आखिरी वाला लास्ट सॉल्व एग्जांपल है ये। देखो सर लगा? नॉर्मल mg, और सर इसमें कॉर्डियस भी आएगा क्योंकि सर इसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है, और m ओमेगा स्क्वायर r। राइट राइट, क्योंकि देखो जो ये मास m है इज मूविंग, लेकिन ये मूव कहाँ पे कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम में कर रहा है, या लीनियरली एक्सेलरेटिंग फ्रेम में कर रहा है, या रोटेटिंग फ्रेम में कर रहा है। तो मास m इज मूविंग, फिगर को साफ देखो, इन रोटेटिंग फ्रेम। तो इसमें फोर्सेस आपको पिछली क्लास में भी कहा था, एक बार फिर से वही चीज आ गई है कि जब आप रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे तो आप दो तरीके के फोर्स दिखाते हो, एक आप दिखाते हो रियल फोर्सेस को, और एक दिखाते हो यहाँ पर वर्चुअल फोर्सेस को। रियल और वर्चुअल, ये दो फोर्सेस दिखाओगे। तो अभी हम रियल की बात करेंगे, तो रियल फोर्सेस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा, यहाँ पर उसका डायरेक्शन बताना है आपको किधर की तरफ। दूसरा फोर्स रियल में mg का काम करेगा। दो ही रियल फोर्सेस हैं, बाकी कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर।
फ्रिक्शन वगैरह की बात की नहीं गई है तो हम उसको जीरो मानेंगे। और वर्चुअल फोर्सेस रोटेटिंग फ्रेम के एक बार फिर से उनका फॉर्मूला आएगा। तो पहला रिजल्ट आपका था माइनस एम एल्फा क्रॉस आर का, एक वर्चुअल फोर्स। दूसरा वर्चुअल फोर्स था माइनस एम इंटू ओमेगा क्रॉस आर सेंट्रीफ्यूगल। और तीसरा क्या था वो था माइनस टू एम इंटू ओमेगा क्रॉस रिलेटिव वेलोसिटी। ये तीसरा कॉरियलिस फोर्स था। एक एक करके देखो। पहला वाला फोर्स, इसमें बॉडी एक कांस्टेंट ओमेगा पे चल रही है, ओमेगा की एक कांस्टेंट वैल्यू दी जा रही है, अल्फा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अल्फा जीरो, यानी कि पहला वाला वर्चुअल फोर्स जीरो, रीजन बीइंग ओमेगा कांस्टेंट। जरा तीसरे फोर्स की बात करो, कॉरियलिस फोर्स की क्या आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी किधर की तरफ हुई? रिलेटिव वेलोसिटी। और एक और बात समझो, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है यहाँ पर। सर ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड्स है टुवर्ड्स के कैप, और वी रिलेटिव का वेलोसिटी का माइनस जे डायरेक्शन कैप राइट साइड है सर। तो उसकी ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी माइनस देखो। की जैसे सर ये माइनस जे कैप आएगा। हाँ मतलब तो ठीक है, मतलब जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। देखो जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये तो पता है ना कि ये परपेंडिकुलर टू रिलेटिव वेलोसिटी आएगा ना, ये तो ऑब्वियस जहां भी आएगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर ही जाएगा। ये सर तो Yes. इसका मतलब क्या कॉरियलिस फोर्स बॉडी के मोशन को अफेक्ट कर सकता है? बॉडी के मोशन में कॉरियलिस फोर्स का कोई इफेक्ट आएगा जब ये फोर्स बॉडी के मूव करने की डायरेक्शन के 90 डिग्री पे लग रहा है? नो सर। नो सर, नो सर। ये तो वो बात हो गई ना कि एक बॉडी एक्स एक्सिस पर मोशन करे तो वाई डायरेक्शन की फोर्सेस का क्या काम है वहां पर, या वाई एक्सिस पर मोशन करेंगे तो एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस का वहां पर क्या काम करेगी? समझ गए ना? मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस तो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। तो कॉरियलिस फोर्स क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इससे बॉडी के मोशन में कोई फर्क नहीं आएगा। फोर्स लगेगी, कॉरियलिस फोर्स लग रही होगी, बट इससे बॉडी के स्पीड में कोई फर्क नहीं आने वाला। सर वो ग्रूव के नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगी एक तरफ। बैलेंस हो वो जाएगी जिससे भी ये सर। बैलेंस हो, हाँ वो बैलेंस है इसका। यही तो क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2016 का, जिसमें नॉर्मल निकालने को बोला था उन्होंने। 2016 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ का, वो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। उसमें नॉर्मल पूछ लिया था उन्होंने। पहले पार्ट में स्पीड पूछी गई है और दूसरे पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन पूछ लिया था। पैराग्राफ है 2016 वाला, लगा ना उसको, 2 क्वेश्चंस का है पूरा सेट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल ही कंसिडर करना है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सिर्फ आप वो दिखा दो, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर वाला। बट मैं फिर कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरियलिस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, कोरियलिस फोर्स यहां लग रहा होगा, उसको दिखाया नहीं जा रहा है इस क्वेश्चन में। और अगर मैं दिखाना चाहूं तो कहां पर होगा? ओमेगा, इस जो फिगर बनी हुई है, इस फिगर के हिसाब से ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर है। राइट हैंड रूल लगाओ। हमारी तरफ आएगा सर। हाँ, राइट हैंड थंब रूल, ओमेगा ऊपर की तरफ है। और बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी बॉडी का मोशन फॉरवर्ड साइड पर हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ। तो जब आप ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव करोगे, ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव, और बाहर एक माइनस साइन है, तो मैं इसको यहाँ पर डॉट सिंबल से दिखा देता हूँ, मैग्नेटिज्म में जैसे दिखाते थे। डॉट मतलब इस पेपर से बाहर आता हुआ, ये जो डॉट करके दिखा रहे हो, ये कॉरियलिस फोर्स होगी यहाँ पर। और ये बैलेंस कौन करेगा इसको, इस कॉरियलिस फोर्स को? सर नॉर्मल ग्रूव का। नॉर्मल लग जाएगा। फिलहाल इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें कॉरियलिस फोर्स का कोई काम नहीं है। तो ये जो एम ओमेगा स्क्वायर आर है, सिर्फ ये चीज एक्सेलरेटिंग फोर्स कहलाएगी, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेटिंग फोर्स ये है, तो इसको मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर, और उसके बाद एक्सेलरेशन को पुट कर देंगे वी डी वी डिवाइडेड बाई डी आर, तो इट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी डी वी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर। लिमिट लगा देंगे दोनों तरफ। इनिशियल डिस्टेंस हम आर नॉट मान लेते हैं, बाद वाले डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बाद वाली वेलोसिटी v है। तो यहां से आपका मिल जाएगा v स्क्वायर, मतलब v की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। सर वी स्क्वायर 64 V8। हाँ मतलब वो मैं साथ में ना वो क्वेश्चन भी बता दूं आपको, जो 16 वाला क्वेश्चन था, इसमें एक्चुअली v स्क्वायर मतलब v की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी मेरे ख्याल से, ओमेगा इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। एक्चुअली जो जेई एडवांस 16 वाला क्वेश्चन था उसमें v नहीं पूछा था उन्होंने, r का ना फंक्शन पूछा था एक्चुअली।
आर और टाइम का रिलेशन पूछ लिया था। तो आर और टाइम का रिलेशन निकालने के लिए क्या करोगे, ये हमारा क्वेश्चन तो हो गया, मेरा क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, ओमेगा इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। आर सर नॉट ओमेगा स्क्वायर होगा। है जी, नहीं सर सही है। ओमेगा का स्क्वायर होगा सर। तो ये तो अंडर रूट लेके चला जाएगा ना, अंडर रूट सही ले है। लिया है। वो सही है, सही है। आर इक्वल टू 3 ये आपका आर नॉट है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आर इक्वल टू 5 बाद वाला आर है और ओमेगा दे रखा है, तो क्वेश्चन तो मेरा पूरा हो गया। मैं 16 वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ जो v है इसको dr बाई dt रखना था तुम्हें, और dr बाई dt की वैल्यू ये पुट करके और इसको फिर एक स्टेप और आगे बढ़कर इंटीग्रेट कर लेना था। इंटीग्रेट करके r और टाइम का फंक्शन आता है, वो जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में आएगा, वो भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन था। बट ये भी लोगों Yes, से sir. हुआ नहीं, ये हुआ नहीं लोगों से एग्जाम टाइम पर, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बहुत रेयरली यूज होता है। आपके मैथमेटिक्स में भी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बहुत रेयरली यूज होता है। लोगों ने गलती क्या करी थी मैं बता रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स ने क्या गलती की थी, उन्होंने ये वाला इंटीग्रेशन यूज कर लिया। ये दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, पर दोनों के रिजल्ट्स में काफी फर्क है। एक आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए के फॉर्म में आता है, और ऊपर वाला जो है वो अगर उसकी बात करो dx बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग के फॉर्म में आता है। वो लॉग वाला फॉर्म में है। तो यहाँ पर लोग फंस गए थे पेपर में, एग्जाम टाइम पर लोग यहाँ फंस गए थे। तुम लोगों ने भी कैलकुलस लगाई होगी, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका बहुत फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन हो कहीं पर, बहुत कभी कभी नहीं सर। नहीं सर, सर बहुत कम, वही पेपर में आ गया। ये प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन की। और फिर अगले पैराग्राफ था सेकंड में, उन्होंने नॉर्मल रिएक्शन पूछ लिया। अब नॉर्मल रिएक्शन में भी लोगों ने गलती करी थी, नॉर्मल रिएक्शन में भी लोगों ने गलती कर दी थी। जानते हो किस टाइप की गलती, जैसे यहां पर अभी मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था कि नॉर्मल दो दो लगते हैं बीड वगैरह के केसेस में, तो यहां पर भी एक गलती हुई कि नॉर्मल जो लगेगा वो भी दो लगेंगे इसमें। एक नॉर्मल कोरियलिस फोर्स के अपोजिट जाएगा, जो डॉट में कोरियलिस फोर्स है उसके अपोजिट क्रॉस में एक नॉर्मल दिखाओगे, और एक नॉर्मल और लगेगा जो इस बॉडी के mg को बैलेंस करेगा। मतलब एक हॉरिजॉन्टल नॉर्मल आएगा और एक वर्टिकल नॉर्मल। आ रही है बात समझ में, दो नॉर्मल्स क्यों आएंगे इसमें? यस सर, यस सर। तो हाँ, उसमें नॉर्मल पूछा था, लोगों ने क्या कहा, तो इसमें दो नॉर्मल्स आएंगे, एक नॉर्मल जो होगा वो mg के अपोजिट, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x मानते हो, ऊपर की डायरेक्शन को y एक्सिस मान ले, और डॉट वाली डायरेक्शन को z एक्सिस मानते हो, तो एक नॉर्मल आपका mg j कैप आएगा, और दूसरा नॉर्मल जो आएगा वो कोरियलिस फोर्स के अपोजिट जाएगा। और कोरियलिस फोर्स का भी वैल्यू पता होना चाहिए था, तो कोरियलिस फोर्स का वैल्यू 2m ओमेगा और रिलेटिव वेलोसिटी, और वो रिलेटिव वेलोसिटी ही यहां पर सॉल्व की गई है कैलकुलस लगा करके, ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर करके। और ये कोरियलिस फोर्स हुआ, और ये नॉर्मल क्रॉस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो यहां पर जो आप दिखाओगे साइन वो लगाओगे माइनस के कैप। ये बात समझना, दो डायरेक्शंस की नॉर्मल क्यों दिखाई जा रही है यहां पर। हालांकि अगर आपके सामने पेपर हो या तुम लोगों ने पेपर लगाया होगा तो उसमें ऑप्शन ऐसा नहीं था, उसमें ऑप्शन टाइम के फॉर्म में है। मतलब जो पेपर था उस पेपर में ऑप्शन टाइम के फॉर्म में थे, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में पैराग्राफ था, तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलवा दिया था आपसे। तो जो आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसके प्रीवियस पार्ट में निकाला गया था, उसको यूज करना था यहाँ पर, आर को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ रख करके, और फिर जाकर के नॉर्मल की कुछ वैल्यू पूछी थी उन्होंने। अब लगा लेते, आपको हिंट कर दिए दो क्वेश्चन के, 16 पैराग्राफ क्वेश्चन जो है एडवांस वाला। हो गया समझ? आगे बढ़ जाए फिर से एक बार। यस सर। यस सर। यस अब आप एक बार बताओ, आप कंफर्टेबल हो ये वर्चुअल फोर्सेस का प्रैक्टिस हो गया कि नहीं आपको सर्कुलर मोशन के अंदर? मतलब लगा कई सारे क्वेश्चंस हो गए इसके ऊपर। हो गया सर। हो गया सर। चलिए, अच्छी बात। नेक्स्ट, यहां पर भी सेम, देखो यहां पर क्या है, फ्रिक्शन का कंसेप्ट है यहां पर।
5 kg ब्लॉक बी और 10 kg का ये ब्लॉक ए, मतलब ए भी मूवेबल है, 10 kg ये भी मूवेबल ब्लॉक है, और उसको फोर्स पी लगा करके आप खींच रहे हो, म्यूएस दे रखा है किसके बीच में, फ्रिक्शन इज बिटवीन द ब्लॉक बी एंड ए, उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक दोनों दे रखे हैं, और बाकी कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। मैक्सिमम फोर्स निकालना है, मैक्सिमम फोर्स निकालना है आपको कैपिटल पी, सो दैट द ब्लॉक बी नॉट टू स्लाइड ऑन द ब्रैकेट ए। क्या मतलब हुआ इसका यार? सर ये दोनों एक यूनिट की तरह चलेंगे सर, तो इन दोनों आपस के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो क्या बनेगा? तो फ्री दोनों बॉडी का एक डायग्राम एक्सप्रेशन बनेगा। होगा। फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें मेन पॉइंट जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम सही बन जाएगा तो सारा आंसर आ जाता है। आपको भी समझ में आ गया कि न्यूटन लॉ में सबसे मेन पार्ट यही है। तो पहले बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वो सिंपल है। तो बी वाले पर आप mg दिखाओगे, उसका तो मास उसका है 5 किलोग्राम यानी 50, और बी वाले पर एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे n, उसको NAB से डिनोट कर दे रहे, मतलब नॉर्मल ए और बी के बीच में जो लगेगा, और एक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आएगी लेफ्ट साइड पर। बट क्या इसे टेंशन फोर्स को P मान सकते हैं? स्ट्रिंग पर P एक पुलिंग फोर्स है, तो क्या टेंशन यस सर। यस सर। P इक्वल टू P, और फ्रिक्शन किधर आएगा फिर? सर राइट 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 साइड। ओके, राइट साइड। फ्रिक्शन, ये हो गया इसका डायग्राम। अब आप ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो ए वाले पर उसका वेट 10 किलोग्राम के हिसाब से 10 इंटू जी। ए वाले पर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, ए वाले पर नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की वजह से, और ए वाले पर एक डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन होगा जो ए और बी आपस में लगाएंगे। अब यहाँ पर वो एक और कंसेप्ट जो आपके रिव्यू नोट्स में था कि ये जो पुली है ये ब्लॉक ए से ही अटैच है। तो जब पुली ब्लॉक ए से अटैच है तो इस पुली पर ये जो दो टेंशन फोर्सेस आप दिखाओगे, ये दोनों टेंशन फोर्सेस ब्लॉक ए के फ्री बॉडी डायग्राम में ही कंसिडर की जाएंगी। यानी यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ टी का फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर 2t का फोर्स, बिकॉज पुली को आप ब्लॉक ए का ही पार्ट मान लो, उसी से अटैच है वो, और टी को फर्दर पी से रिप्लेस कर सकते हो, तो 2 टाइम्स ऑफ पी। एंड इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर दिखाएंगे? लेफ्ट पीछे की तरफ लेफ्ट। ओके, अब आप क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करो। क्वेश्चन जो कह रहा है फ्री बॉडी डायग्राम अगर सही बन गया है तो कंप्लीट होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये मेरे ख्याल से कंप्लीट है, कुछ छूटा नहीं हमसे। अब मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिसमें कि ब्लॉक बी इज नॉट टू स्लाइड ऑन द ब्रैकेट ए, मतलब कि ये दोनों साथ साथ चले, ये दोनों साथ साथ चले। तो दोनों को सिस्टम मान लेते हैं, फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा। दोनों को सिस्टम मान लेते हैं सर, P/15 करके A मैक्स निकल आएगा सर। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बना ही लिया है तो अलग अलग भी कर सकते हो। दोनों का सेम एक्सेलरेशन मान लेते हैं। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसका मतलब यह है कि दोनों का सेम एक्सेलरेशन, और न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाओ, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल P माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू इसका मास ए वाले का 10 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन, ये ब्लॉक ए की इक्वेशन बन जाएगी, एंड ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन बना दो। तो ब्लॉक बी के लिए फ्रिक्शन में से कैपिटल P माइनस करेंगे, F माइनस P इक्वल टू उसका मास 5 इंटू ए, ये दो इक्वेशन हैं। और क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स की बात की जा रही है तो आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, लिमिटिंग वैल्यू कितना रख देंगे, F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पुट कर लिए वो, तो म्यूएस लगा लो 2/3 इंटू नॉर्मल जो ए और बी के बीच में लग रहा होगा जो कि 50 के इक्वल, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 50। अभी डायरेक्टली कर सकते हो, ये दो इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा इससे? दोनों ही आंसर्स आ गए, दोनों आंसर्स आ जाएंगे। कैसे मतलब? आप सर पहले ऐड कर देंगे दोनों को तो सॉल्व, तो पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। देखो पहले क्या करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड करके ए को एलिमिनेट करो, तभी तो एफ और पी का रिलेशन लाओगे ना। एक्चुअली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करके आप फ्रिक्शन और कैपिटल पी के बीच का रिलेशन लाओ, और तब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो कैपिटल पी की भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया समझ में ये चीज क्या करना है इसमें? समझ गए सर। इक्वेशन 1 और 2 में डिवाइड कर लो ना, एक्सेलरेशन गायब हो जाएगा डिवाइड करते ही, और P फ्रिक्शन equals to 3F/4. P इक्वल टू 3F/4. ओके, तो P इक्वल टू 3F/4 है। अब आप F की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो,
तो कैपिटल पी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी So 325 25 हाँ यस सर 25 25। और ये 5/3 25 अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कहीं पर भी उसको सब्स्टिट्यूट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। ये बेसिकली 2 ब्लॉक सिस्टम ही तो हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट वे में Yes, पूछा sir. गया। ये 2 ब्लॉक सिस्टम नहीं हो गया, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है। फिगर थोड़ी सी अलग तरीके से बनी हुई है तो ये वही चीज 2 ब्लॉक सिस्टम। इसके लिए बताओ, अ पैकेज इज एट रेस्ट ऑन अ कन्वेयर बेल्ट विच इज इनिशियली एट रेस्ट, क्या करना चाहिए इसमें बताना जरा। लगाया किसी ने इस क्वेश्चन को? ये सर मैंने लगाया सर। इसमें सर जब स्टार्टिंग में वो एक्सेलरेट होगा सर तो वो एज अ सिस्टम चलेगा, बट जब इस पे वापस रिटार्डेशन लगेगा तो स्लिपिंग हो जाएगी। हाँ अच्छा, तो इसमें मतलब जैसे अगर हम कन्वेयर बेल्ट को इस तरीके से दिखा दें और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख ले मान लो, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो ब्लॉक है और बेल्ट दोनों रेस्ट पे हैं। अब पैकेज इज एट रेस्ट ऑन अ कन्वेयर बेल्ट विच इज इनिशियली एट रेस्ट, दोनों ही रेस्ट पे हैं। तो जो हमारा पैकेज है ये भी रेस्ट पर है और बेल्ट भी रेस्ट पे है। क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे इसको बार बार इसमें। उसके बाद बेल्ट इज स्टार्टेड एंड मूव्स टू द राइट फॉर 2 सेकंड्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले तो ये बताओ कि जिस समय बेल्ट एक्सेलरेट होगा उस समय पैकेज स्लिप करेगा या नहीं करेगा, ये आपको डिसाइड करना है। So नहीं करेगा। हाँ, तो जब No, ये बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, समझ लॉजिक समझना, बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब एक्सेलरेट होगा तो उस टाइम पैकेज के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। पैकेज पे स्यूडो फोर्स जिसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन पैकेज और बेल्ट के बीच फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो निकाले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए म्यूएस की वैल्यू 0.35 है मल्टीप्लाइड बाय एम इंटू जी नॉर्मल रिएक्शन, ये वैल्यू आपकी 3.5 एम के बराबर आ रही है। मतलब कि स्यूडो फोर्स लग रहा है पैकेज के एक्सेलरेट करते वक्त स्यूडो फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से कम है, इसका मतलब पैकेज स्लिप नहीं कर सकता। स्यूडो फोर्स इनसफिशिएंट हो गया, स्यूडो फोर्स का अमाउंट कम है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा है, पैकेज बेल्ट के साथ साथ ही आगे बढ़ेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। yes sir. यही। अब जब रिटार्डेट करेंगे तब क्या होगा, उसके बाद रिटार्डेट भी कर रहे हैं उसको, तो उसके बाद उसमें एक कांस्टेंट रिटार्डेशन भी है और टोटल 6 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के बाद उस बेल्ट को स्टॉप किया जा रहा है। अब यहाँ पर कई सारे कंसेप्ट लगे हुए हैं इसमें, देखो। सर रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा काइनेमेटिक्स से। हाँ, तो उसके लिए कई तरीके हैं। हाँ, मोशन ऑफ बेल्ट को पहले एनालाइज करते हैं, मोशन ऑफ बेल्ट। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच पे आ जाओ, या फिर जैसे भी तुमको समझ में आए, मतलब कन्वीनियंट जैसे भी लगे आपको, दोनों काम कर सकते हो। क्वेश्चन में बेल्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे था और बाद में वो बेल्ट स्टॉप कर गया, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ लें, बेल्ट की वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ लें अगर, तो बेल्ट की वेलोसिटी पहले बढ़ेगी और फिर रिड्यूस कर जाएगी। और बेल्ट की वेलोसिटी कहां तक पहुंच जाएगी, तो उसके लिए कह रखा है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेट हुआ था वो इनिशियली रेस्ट पर, 2 सेकंड का टाइम और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन, सर 4 मीटर पर 4 सेकंड। मीटर पर सेकंड तक ये एक्सेलरेट होगा। और उसके बाद रिटार्डेट कर गया, तो इस टाइम को आप कैपिटल टी मान लो। और आपको पता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हाफ इंटू एरिया ऑफ द ग्राफ 4 इंटू कैपिटल टी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 6 है, यहाँ दे रखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर का। तो इससे डायरेक्टली मेरे को कैपिटल टी की वैल्यू मिल जाएगी 3 सेकंड्स की, यानी कि टोटल टाइम 3 सेकंड्स का है, इसका मतलब रिटार्डेशन 1 सेकंड के अंदर हो गया। तो अब निकाल सकते हैं रिटार्डेशन की वैल्यू। 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी और 2 से 3 यानी कि 1 सेकंड्स के सर अंदर, -4 आ जाएगा। 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ, इसका मतलब रिटार्डेशन को आप काइनेमेटिक्स से निकालें तो रिटार्डेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बेल्ट का रिटार्डेशन। अब जब बेल्ट रिटार्डेट हो रही होगी उस टाइम पर स्यूडो फोर्स की वैल्यू,
बेल्ट के रिटार्डेशन के टाइम स्यूडो फोर्स की वैल्यू, तो आप मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, यानी कि मास इंटू 4 करोगे। और स्यूडो फोर्स अगर हम मतलब ड्यूरिंग रिटार्डेशन की बात करें, बेल्ट के रिटार्डेट होते वक्त, फॉरवर्ड सुनिएगा, ड्यूरिंग रिटार्डेशन ऑफ बेल्ट, उस टाइम पर अगर आप स्यूडो फोर्स निकालते हो जब बॉडी रिटार्डेट हो रही है, तो स्यूडो फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय द रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ज्यादा है फ्रिक्शन के लिमिट से, बिकॉज फ्रिक्शन की लिमिट 3.5 एम की है, ये 4 एम आ रहा है। तो कुल मिलाकर के समझ के आ रहा है इसके अंदर कि जब बेल्ट एक्सेलरेट होगी तब तो पैकेज स्लिप नहीं करेगा, लेकिन जब बेल्ट रिटार्डेट होगी तब ये पैकेज स्लिप कर चुका होगा इसके ऊपर। यहां तक आप कन्विंस हो और एग्री कर रहे हो तो आगे बताएं। यस sir. सर। अब क्या निकालना है, देखो अब निकालना क्या है। यस सर। ठीक है, ठीक है। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैकेज रिलेटिव टू द बेल्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैकेज रिलेटिव टू बेल्ट, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बेल्ट के ही फ्रेम में सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, मतलब कैसे चीजों को फास्ट कर सकते हो, चीजों को फास्ट कैसे किया जा सकता है। हम एक काम करने जा रहे हैं, हम पैकेज की वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स थोड़ा सा ग्राफिकली आसान हो जाता है, तो मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ पैकेज रिलेटिव टू बेल्ट, उसका ग्राफ, रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ लेने जा रहा हूं। तो पहले 2 सेकंड्स में ये ग्राफ कैसा आएगा बताओ जरा, फर्स्ट 2 सेकंड्स के लिए कैसा ग्राफ होगा ये, पहले 2 सर सेकंड्स बिल्कुल सर Same. जीरो चलेगा। पहले 2 सेकंड में जब बेल्ट एक्सेलरेट हुआ है तो पैकेज बेल्ट के Zero. ऊपर स्लिप कर ही नहीं रहा है, मतलब वो साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। तो सीधा सीधा आप रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ 0 दिखा दें। और मेरे 2 पर्पज है, मैं ग्राफ बनवाने का मेरा एक पर्पज और भी है, थोड़ा सा ग्राफ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर्पज मेरा ये भी है। तो पहले 2 सेकंड्स में रिलेटिव वेलोसिटी 0 इसलिए हो रही है क्योंकि स्यूडो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा था, पैकेज बेल्ट पर स्लिप नहीं कर पाया, साथ साथ आगे बढ़ गए वो। लेकिन अगले 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड्स में क्या करोगे, मतलब 2 से 3 के बीच में जब जाएंगे तब तो एक्सेलरेट हो रहा ना, तब तो स्यूडो फोर्स ज्यादा हो गया, बोले। सर लीनियरली इंक्रीज कर जाएगा। यस हाँ, तो उस टाइम पर, मतलब जिस टाइम ये 2.5 रिटार्डेशन हो रहा होगा, अब सुनिएगा, ड्यूरिंग रिटार्डेशन स्यूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, अगर बेल्ट का मोशन फॉरवर्ड है और वो रिटार्डेट हो रही है, सर फॉरवर्ड ही लगेगा फॉरवर्ड ही लगेगा। मोशन ऑफ बेल्ट फॉरवर्ड है, लेकिन जब ये रिटार्डेट होगा तो रिटार्डेशन का मतलब अपोजिट एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन ऑफ बेल्ट अगर बैकवर्ड साइड पर होगा तो स्यूडो फोर्स फॉरवर्ड साइड दिखाओगे। और कितना स्यूडो दिखाओगे रिटार्डेट करते वक्त, सर 4m। और उसके अपोजिट पर फ्रिक्शन दिखाओगे, 2.5 है। सर 2.5 है। लेकिन वो काइनेटिक वाला फ्रिक्शन लगाएंगे तो 0.25 यूज करेंगे क्योंकि स्लिपिंग हो चुकी है, काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे अब, म्यू के मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल, तो ये 2.5 m होगा। तो रिटार्डेट करते वक्त बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, रिटार्डेट करते वक्त बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स ड्यूरिंग रिटार्डेशन इज 1.5 इंटू m, इसको मास से डिवाइड कर दो, यानी कि 1.5 की एक्सेलरेशन आ जाएगी। और जब 1.5 की एक्सेलरेशन आएगी, 1.5 की अगर एक्सेलरेशन आएगी तो 2 से 3 के बीच में वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी और कहां तक पहुंच जाएगी वेलोसिटी, सर 4.5। नहीं बच्चा, खाली 1 सेकंड के लिए तो मोशन हुआ, 2 से 3 तक ही तो मोशन हो रहा है। मोशन Sorry, का टाइम, मोशन का टाइम 1.5 तो 1 सेकंड का है, 1 सेकंड मोशन होनी है और वो भी 1.5 के एक्सेलरेशन पे होनी है। सर 1.5 ही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकंड तक जाएगी सर। और अब आप इसका एरिया निकाल दो, बिकॉज वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट है, तो यही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ द ग्राफ, हाफ बेस 1 इंटू हाइट 1.5, दैट मीन्स कुल मिलाकर के 0.75 मीटर इसका आंसर है। कितने लोग का सही हुआ इसमें आंसर, कुछ है कुछ लोग का सही 0.7। सर मेरा हो गया सर। ऐसे ही, ठीक है, बढ़िया।
तो मैं जानबूझ करके, देखो मैं इसको इक्वेशन से भी कर सकता था, मेरा पर्पस ये था, थोड़ा सा ये भी आपको याद दिलाना चाह रहा था कि जहां तक हो सकता है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो ग्राफिकल अप्रोच बहुत इजी पड़ता है, मतलब काफी फास्ट होता है थोड़ा सा मेथड सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट यहां पर क्या करेंगे, देखिए इसमें भी कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं बचती है कोई, जब वो खुद कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड निकालना है, चॉइस कहाँ बची मेरे पास? अब इसका मतलब ऑब्जर्वर को इंक्लाइंड प्लेन पे ही रखना है मेरे को। अब क्या क्या फोर्सेस लगाओगे? फोर्सेस की अगर बात की जाए पर कौन कौन से फोर्स दिखाएंगे? तो mg डाउनवर्ड, उसका अच्छा ये बताएं, mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे यहाँ पर, स्यूडो फोर्स किधर लगाओगे इसमें? mg तो दोनों ही ब्लॉक्स पे नीचे की तरफ आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। किधर दिखाएंगे स्यूडो फोर्स? सर वो भी डाउनवर्ड सर इसमें m1 m2 है, कोई एक m1 है, कोई एक m2 है, इसमें m1 m2 मान लेते हैं। और क्योंकि एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है तो स्यूडो फोर्स नीचे आएगा, तो वो mg के साथ आप ऐड कर दो, m1g प्लस m1a स्यूडो फोर्स प्लस m2a स्यूडो फोर्स। इसके बाद एक क्वेश्चन आसान हो जाता है, बिकॉज इसके बाद कुछ बचता नहीं है इसमें। आप स्ट्रिंग्स में टेंशन फोर्स दिखाओगे, और ये जो mg और स्यूडो फोर्स वर्टिकल हैं, इनका इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कंपोनेंट लाओ, कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इनके क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। और m1 वाला ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा एक्सेलरेशन से, m2 वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस एक्सेलरेशन को a डैश मान लेते हैं। तो m1 की इक्वेशन लगाएंगे, m1 प्लस m1 इंटू ए प्लस जी, जो डाउनवर्ड फोर्स है, इसका कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन की तरफ साइन थीटा होगा, माइनस टी इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a डैश। और m2 वाले ब्लॉक के लिए कैपिटल T माइनस m2 a प्लस जी का इंक्लाइंड प्लेन की तरफ कंपोनेंट, उसमें भी साइन थीटा आ जाएगा, इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय a डैश। सीधा सा ये आंसर है इसका। मैं इससे सर आंसर सर रफ सर इसमें इंक्लाइन पे अच्छा सॉरी सर रफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, अच्छा यस सर। फ्रिक्शन एक मिस हो गया, फ्रिक्शन मिस हो गया। तो m1 पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ दिखाएंगे, m1 वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, और m2 वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ, वो मिस हो गया एक्चुअली। तो फ्रिक्शंस भी लग रहे हैं यहाँ पर, फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक 1 एंड फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक 2, तो वो चीज भी काउंट होगी यार यहाँ पर। एक मिनट चेंज करना होगा इसको। तो माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू वो हो जाएगी म्यू। नॉर्मल रिएक्शन जो m1 ब्लॉक के लिए लगेगा वो होगा m1 a प्लस जी का इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि कॉस ऑफ थीटा। अब इसको m1 a डैश के बराबर करो, और ऐसे यहाँ पर माइनस म्यू m2 a प्लस जी कॉस थीटा इक्वल टू m2 a डैश। अभी ठीक है इक्वेशंस? बोलो। यस सर यस यस सर। चलिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ पर सर ये हो गया था सर, ये उतना टफ क्वेश्चन है नहीं सर। किसी को डिस्कस करना तो बोलो, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। नहीं सर, स्किप कर सकते सर इसको, आंसर इसमें ऐसा कुछ वेरीफाई है ही। करवा देंगे आपको, अगर बढ़िया आंसर आपको भेज देंगे। इसका आंसर जो है, बोलो बच्चा कोई, नहीं तो आगे बढ़े फिर नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये की तरफ। असाइनमेंट का है सर। हाँ हाँ असाइनमेंट का ही है। सर स्किप कर दिए, हो गया था। चलिए, ये सब तो उस दिन पहले ही क्लास में हो चुका है। यहाँ पर मैं ये मान के चलो यार क्वेश्चन पढ़ चुके होगे आप। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। यहाँ पर भी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच द रेडियल स्लाइडिंग विल अकर, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस लेना है। तो हम क्या करेंगे ना, इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के फ्रेम में ही सॉल्व करेंगे सब कुछ, इसी के फ्रेम में। तो फोर्सेस के नाम पर ए वाले का मास m1g, बी वाले का मास m2g वेट। फोर्सेस के नाम पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस n1 n2। स्ट्रिंग्स में टेंशन फोर्सेस T और T। क्योंकि आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गए हो तो आपको वो वर्चुअल फोर्सेस दिखानी पड़ेंगी। सर कौन इसमें कौन? कॉरियोलिस नहीं आएगी सर।
हमें सिर्फ m ओमेगा स्क्वायर आएगी सर, क्योंकि रिलेटिव अभी रेडियल स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई है ना। तो वर्चुअल फोर्सेस 3 थी, एक -m अल्फा क्रॉस r, ठीक है, और एक -m ओमेगा क्रॉस r। अभी इतनी बार देखो याद हो जाएगा, ये मैं इतनी बार प्रैक्टिस करवा देंगे कि इसको याद ही हो जाएगा आपके लिए। और -2m ओमेगा क्रॉस v रिलेटिव, मतलब इसकी हैबिट डालनी है। तो पहला वाला 0 है, उसका 0 होने का रीजन क्या है? पहला वाला 0 होने का रीजन ओमेगा कांस्टेंट, यानी कि अल्फा 0। और कॉरियोलिस के 0 होने का रीजन ये भी 0 है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं है, 0 है, मतलब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ अभी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्लाइडिंग विल अकर, मतलब स्लाइड हो जाए, अभी स्लाइड हुआ नहीं है इसमें, मतलब ये ए और बी अभी रेस्ट पे हैं। तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल दिखाना है आपको इसमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा आप बाहर की तरफ दिखाओगे, तो दोनों ही ब्लॉक्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द एक्सिस। एक पर m2 ओमेगा स्क्वायर, उसका रेडियस r2, और एक पर m1 ओमेगा स्क्वायर, रेडियस r1। और फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे यार? फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है, किस पर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ब्लॉक बी भी बाहर जाना चाहता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सर ए बी भी पे ज्यादा लग रहा है सर, क्योंकि उसका r भी ज्यादा है और m भी ज्यादा है। हाँ, तो बी पर अगर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल है, यानी कि बी के पास ज्यादा टेंडेंसी है राइट साइड जाने की, बी पर राइट साइड जाने के चांसेस ज्यादा हैं, टेंडेंसी ज्यादा है, तो ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शन आप लेफ्ट साइड दिखाओगे। ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड, और अगर बी की टेंडेंसी राइट साइड जाने की है तो नेचुरली ए की टेंडेंसी लेफ्ट साइड जाने की है। तो ए पर फ्रिक्शन राइट साइड डायरेक्शन में एफ ए, ये डायरेक्शन समझ लो आप यहां पर। सर एक बार एफ बता दीजिए सारे डायरेक्शन। फोर्सेस तो ठीक हैं, रियल फोर्सेस में प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रिक्शन के लिए एक बार मैं फिर से इस डायग्राम को अलग से करके दिखा देते हैं कि ब्लॉक बी और कनेक्टेड है ये ब्लॉक ए से, ये चीज ब्लॉक ए से कनेक्टेड है, कंस्ट्रेंट है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। बी के पास m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ए के पास m1 ओमेगा स्क्वायर r1 का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और m2 ओमेगा स्क्वायर r2 की वैल्यू ज्यादा है, मोर वैल्यू है, और m1 ओमेगा स्क्वायर r लेस है। तो B के ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से B की टेंडेंसी राइट साइड जाने की है, बिकॉज उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स A वाले से बड़ा लग रहा है। और B और A क्योंकि आपस में बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग से बंधे हैं, तो अगर B राइट साइड जाएगा तो A को लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा, बिकॉज वो दोनों आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, कंस्ट्रेंट है उनके बीच में। तो टेंडेंसी ऑफ A लेफ्ट हो गया। अब इनकी टेंडेंसीज के अपोजिट साइड पर जाकर के हम फ्रिक्शन दिखा रहे हैं, तो B वाले पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं और A वाले पे फ्रिक्शन हम राइट साइड दिखा रहे हैं। अब बताएं आप अगर अभी भी डाउट है कोई। समझ गए सर। क्लियर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मतलब ये देखने में हल्के क्वेश्चंस हैं, बट एग्जाम टाइम पर ये क्वेश्चन कहीं से भी हल्के नहीं होंगे, ट्रस्ट कर रहा हूँ। आप इसी चैप्टर का यही सारे क्वेश्चन उठा करके पेपर बना दो, देख लो कितना स्कोर आता है लोगों का। भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दोनों बॉडीज हमेशा बॉडी एक्सिस से बाहर जाना चाहती है, तो ए और बी दोनों बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बी पर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल की वजह से बी तो बाहर चला जाएगा, और ए वाला सेंट्रीफ्यूगल की वजह से तो बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो ए वाला ब्लॉक बी से अटैच हो चुका है स्ट्रिंग से, तो अगर बी राइट साइड शिफ्ट कर गया तो ए को लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ तो बदलेगी नहीं यहाँ पर। और इसके बाद फोर्सेस बैलेंस कर दीजिए, जितनी भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस कर दो आपस में। तो आगे वाला स्टेप लिख लोगे तो बढ़ जाए हम आगे क्वेश्चन में। यस सर हो गया। ये सर हो जाएगा। इसमें चलिए साइक्लिस्ट वाले में, ये एक्चुअली एरोडो का ही क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। साइक्लिस्ट वाले में
ये पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रेडियस आर है। बोलो जी बच्चा लोग क्या होगा, किया था इसको? सर यस सर बताओ। इसमें जो फ्रिक्शन है सर वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर, तो उसको यूज करके देंगे क्योंकि वो ठीक है, मतलब इनका ये कहना है कि एक ग्राउंड है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो इसके साथ वेरिएबल है। मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाते हो तो म्यू फंक्शन ऑफ आर है, तो डिस्टेंस बदलेंगे फ्रिक्शन बदल जाएगा। और मान लो किसी डिस्टेंस पर कोई साइकिलिस्ट मूव कर रहा है, किसी डिस्टेंस पर हम ये मान लेते हैं कि ये साइकिलिस्ट का पाथ है, लेकिन यहाँ पर वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइकिल मतलब टू व्हीलर पे आ गए, आप टू व्हीलर पे फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो मोशन के अगेंस्ट में नहीं दिखाई जाती है। तो इसमें हम फोर्सेस दिखाएंगे तो इसमें फोर्सेस क्या दिखाओगे, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर आएगा अगर हम साइकिल के ही फ्रेम में यूज हो जाए, तो mv² का सेंट्रीफ्यूगल दिखाएंगे, जिसके अपोजिट पे फ्रिक्शन दिखाओगे। यहाँ पर ये आपसे डे 1 पर बता दिया था कि साइकिल के मोशन में, टू व्हीलर के मोशन में, फोर व्हीलर्स के मोशन में वेलोसिटी के अपोजिट वाला फ्रिक्शन नहीं दिखाया जाता कभी, क्योंकि ये रोल करके चल रहे होते हैं। तो फ्रिक्शन को सीधा सीधा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r ये रखो, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हो। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल mg इक्वल टू mv²/r। म्यू का फंक्शन दे रखा है आपको, यानी ये v आ जाएगा म्यू जी आर, म्यू का फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट म्यू का जो टर्म है म्यू नॉट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, म्यू का फंक्शन इंटू जी इंटू आर। और उसके बाद v को मैक्सिमाइज करना है तुम्हें, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम मिनिमम लगा सकते हो कि फॉर मैक्सिमम v, फॉर v मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगा दो, दैट dv बाई डी की वैल्यू 0। तो जैसे ही आप dv बाई डी 0 करोगे, स्मॉल r की वैल्यू आई थिंक r/2 आती है कुछ, यस सर। इसको 0 करोगे, और Yes, स्मॉल sir. r/2 रख करके v की मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ पर म्यू नॉट कैपिटल R माइनस स्मॉल r की जगह r/2 डिवाइडेड बाई r इंटू जी इंटू r/2, ये कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, मैं बोल देना है, आप मतलब पलट के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आज आज इसको लॉक करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट टर्न पे हमें दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करना है अभी। बढ़ जा रहे हैं आगे फिर? यस Yes, सर। इसमें बताइए, चलिए इसमें बताओ। 3 kg डिस्क अटैच टू द एंड ऑफ कॉर्ड। यहाँ पर समझो, इफ द प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग रैपिडली, बहुत फास्ट रोटेट कर रही है, and the disc is placed on it and released from rest as shown. आपको फिगर समझ में आ गया है कि नहीं अभी, मतलब क्वेश्चन का अरेंजमेंट समझ में आ रहा है क्या है? यस सर, यस। चलिए, तो ये मैं फ्रेश डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं वो, और उस लाइन का क्या मतलब है जो लिखा है रोटेटिंग रैपिडली वाले का, उसका कोई सिग्निफिकेंस है या वो सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए दे रखा है? धीमे धीमे बढ़ेगा सर, उससे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी सर, तो धीमे उससे धीमे जो बढ़ नहीं टेंशन रहा है वो तो धीमे धीमे लिमिट है। बढ़, सुनो, धीमे धीमे बढ़ कहाँ रहा है वो, लैंग्वेज को सही से पढ़ो। प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग रैपिडली, मतलब रोटेट कर रहा है लेकिन बहुत तेज। सर मतलब जब वो एक्सीलरेट होगा वो, बढ़ सर नहीं रहा है। मतलब हाँ बच्चा, सर एक वो मिनट। ऑलरेडी बहुत तेज है सर। हाँ, लेकिन जितना भी तेज है वो कांस्टेंट है। यस सर, सर तो उसमें अल्फा 0 हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग इसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि रोटेटिंग रैपिडली मतलब अल्फा। अरे भाई, तेज चल रहा है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी थोड़ी है उसकी। अब इसके ऊपर आपने एक डिस्क रखा है यहाँ पर, कोई जैसा क्वेश्चन कह रहा है, इसके ऊपर आपने एक यहाँ पर डिस्क रख दिया, और वो भी डिस्क जो है वो बंधा हुआ है, सेंटर से वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और जो डिस्क रखा उसके बारे में भी कह रखा है इन्होंने, डिस्क इज प्लेस्ड ऑन इट एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो क्या डिस्क में और प्लेटफॉर्म के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो गया? प्लेटफॉर्म बहुत तेज चल रहा है,
आप इसको ऐसे समझो ना कि अगर एक बॉडी है वो बहुत तेज चल रही हो, मतलब उसकी वेलोसिटी आपसे कह दी जाए कि 2000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही, और इसके ऊपर आप एक बॉडी को प्लेस करो जीरो वेलोसिटी से, 0 मीटर पर सेकंड से इसके ऊपर एक बॉडी को रखो, तो क्या ये रिलेटिव मोशन में नहीं आ गया आपस में? इन दोनों के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं आ गया कोई? यस सर। और जब रिलेटिव वेलोसिटी आ गई तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगाओगे यहाँ पर? सर फॉरवर्ड फ्रिक्शन लगेगा जो उसको काइनेटिक वाला। split होगा। काइनेटिक वाला किधर की तरफ? देखिए डिस्क डी, देखो डिस्क डी करेगा तो सर्कुलर मोशन क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो डिस्क की ट्रेजेक्टरी तो सर्किल बनेगी, मोशन तो उसका सर्कुलर ही होगा बिकॉज स्ट्रिंग बंधी हुई है। लेकिन डिस्क की जो वेलोसिटी है वो कम होगी, वेलोसिटी ऑफ डी यानी कि डिस्क काफी लो वेलोसिटी होगी और प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा वेलोसिटी पे चल रहा है। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ डी के डायरेक्शन में लग जाएगा। हाँ, ये तो वो बात हो गई कि जहां पर दो बॉडीज हों और एक V1 सर से चले, वही उसको डिराइव करेगा। हाँ, और एक V2 से चले और V2 कम हो, मतलब ये तो वो बात हो गई कि दो दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं और अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, तो जिसकी लेस वेलोसिटी होगी उस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड दिखाओगे और जिसमें ज्यादा वेलोसिटी है उसमें फ्रिक्शन बैकवर्ड दिखाओगे, बिकॉज रिलेटिव मोशन को अपोज करना होता है। तो डिस्क की वेलोसिटी अगर कम है तो फ्रिक्शन डिस्क की वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। उसके अलावा स्प्रिंग में टेंशन फोर्स काम करेगी, उसके अलावा डिस्क पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा, और चौथा इसमें इसका वेट m/g काम करेगा। इसको देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो आप। फोर्सेस जो दिखाई गई है, मेन कंसेप्ट फ्रिक्शन को लेकर के कि फ्रिक्शन को फॉरवर्ड यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्यों दिखाया जा रहा है। समझाए, मतलब क्लियर हुआ कि नहीं अभी? यस यस सर। सर। अब क्या इक्वेशंस बनाएंगे? इक्वेशंस क्या बनाएंगे? और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज डिस्क की वेलोसिटी बढ़ेगी। डिस्क पर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, कौन सा? डिस्क के ऊपर देखो टेंजेंशियल फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हुआ इसमें? अगर कोई पूछे कि डिस्क का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ, टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, और फ्रिक्शन क्योंकि काइनेटिक वाला है तो ये म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल mg यानी कि म्यू के मल्टीप्लाइड बाय g, इतना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और म्यू के की वैल्यू 0.1 है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है उसको dv डिवाइडेड बाय dt कहते हैं। तो dv बाई dt की वैल्यू अगर 1 है तो इसको ले जाकर के इंटीग्रेट करो, जिसमें ये दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि आप सीधा सीधा वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू 1 इंटू टी के बराबर आ जाएगी, इंटीग्रेट करने के बाद वेलोसिटी की वैल्यू 1 इंटू टी। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन सा है, मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, टेंशन। 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 तो टेंशन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फिर ये m इंटू वी स्क्वायर बाई आर हुआ, जिसमें वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो m बाई आर और वी स्क्वायर की वैल्यू 1 इंटू टी यानी कि टी स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन फोर्स बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही टेंशन फोर्स 100 न्यूटन को टच करेगी स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी, बिकॉज वो उसकी अल्टीमेट टेंशन फोर्स। तो यही निकालने को दिया गया तुम्हें, टाइम कितने टाइम बाद वो स्ट्रिंग ब्रेक करेगी। तो टेंशन फोर्स टाइम पे डिपेंडेंट है। मैक्सिमम टेंशन जो सस्टेन किया जा सकता है वो 100 न्यूटन दे रखा है तुम्हें, तो यहाँ पर 100 न्यूटन की वैल्यू पुट करो, मास सर, 10 रेडियस सब कुछ दे रखा, तो टाइम निकाल लो कितना आ रहा है इससे। 10 सेकंड। 10 सेकंड। 10 सेकंड, ये कंसेप्ट है इसमें। नेक्स्ट देखो, ये 2 ब्लॉक सिस्टम।
हालांकि ये इसमें देखो डायरेक्टली दे रखा है, पहली बात तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन नहीं है। सर हाँ सर प्रीवियस क्वेश्चन में सर क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है सर टेंशन वाले डायरेक्शन के अलोंग सर, मतलब इस सर आगे पीछे सर फ्रिक्शन आ जाए, मतलब यही तो मैं वेट कर रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप लगातार ये पॉइंट देख लो, क्योंकि सर्कुलर मोशन के टाइम पर फ्रिक्शन को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन आती जानते हो कहाँ से है? वो आती है ये इससे, साइकिल वाले कंसेप्ट से। यार साइकिल वाले में फ्रिक्शन को सेंटर की तरफ दिखाया जाता है, बाकी सब केसेस में फ्रिक्शन को टेंजेंट की तरफ क्यों दिखा देती है? तो साइकिल वाला मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पहली बात तो उसको क्लियर कर लो कि साइकिल में आप फ्रिक्शन साइकिल पर नहीं दिखा रहे हो। सर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दिखा रहे हैं जो उस समय रेस्ट पे होता है ग्राउंड पे। हाँ रेस्ट पे है, तो वहां वेलोसिटी है ही नहीं, तो टेंडेंसी के अपोजिट दिखा रहे हैं। यहां पर साइकिल तो है नहीं, डी एक ऑब्जेक्ट है, डिस्क एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है। तो जब कोई बॉडी मोशन में आ गई, यही प्रॉब्लम यहां पर भी आई थी, यही प्रॉब्लम आपको कल वाली क्लास में यहां पर आई थी, देखो जब उसमें भी कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। इसमें भी फ्रिक्शन को टेंजेंट पे दिखाया जा रहा है। सर टेंजेंट वाला समझ में आ गया सर, लेकिन मतलब मैं पूछ रहा हूँ सर ऐसी क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर, मतलब उधर पे आ जाए सर, मतलब टेंशन की तरफ मतलब उसका एक बॉडी कंपोनेंट खिसकने टेंजेंट, उसका एक कंपोनेंट टेंजेंट पे और एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल बन जाए, ये कहना चाह रहे हो? हाँ ये सर, रीजन क्या? नहीं देखो बच्चा, एक बार बताओ, ये सर मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम, इसका भी सोल्यूशन बता रहे तुम्हें। इसका डाउट कैसे रिजॉल्व कर सकते हो देखो, ठीक है? थोड़ा सा वेट करना, समझाते हैं क्या क्या कैसे कर सकते हैं। सपोज करो एक सरफेस ले, ठीक है? आपको मैं ऐसे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा 3D व्यू टाइप का दिखाना पड़ेगा। एक सरफेस ले और उस सरफेस के ऊपर हम एक बॉक्स को रखते हैं, ठीक है ना? एक सरफेस लेते हैं, इसके ऊपर हमने मान लो कोई एक बॉक्स प्लेस किया। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन, तुमसे क्या था, सभी से क्वेश्चन है, आप लोग बताना क्या आंसर आएगा। जो हमारा सरफेस है ये रेस्ट पे है, सरफेस स्टेशनरी है, या हम इसको मूव करा देते हैं, चलो इसको भी मूव करा देते हैं, सरफेस को भी मूव करा देते हैं। और सरफेस की अपनी एक वेलोसिटी है, सरफेस की अपनी एक वेलोसिटी है v1, सरफेस की वेलोसिटी। जो बॉक्स मैंने रखा है उस बॉक्स की भी अपनी एक वेलोसिटी है, और बॉक्स की अपनी एक वेलोसिटी है v2, जो v1 के परपेंडिकुलर है। और साथ में बॉक्स के ऊपर एक फोर्स भी लग रहा है, फॉरवर्ड साइड पर कैपिटल F, एक फोर्स भी लग रहा है इसमें, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। आप मुझे बताओ कि फ्रिक्शन कहां लगेगा? और ये सब कुछ किसी मूवमेंट पर है, इंस्टेंटेनियस है ये सब कुछ, ये किसी एट सम इंस्टेंट की बात हो रही है। तो मुझे इसी मूवमेंट की बात करनी है कि इस मूवमेंट पर इस बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन कहां लगाओगे, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाओगे? जिस सरफेस पर वो रखा है उसके पास भी वेलोसिटी है, बॉक्स के पास भी वेलोसिटी है, और बॉक्स के ऊपर फोर्स भी है। फ्रिक्शन सर एक V2 के अपोजिट, और सर दो सर एक डायरेक्शन बॉक्स पीछे की तरफ, मतलब ये जो एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप एक ही फोर्स दो डायरेक्शन में कैसे दिखा सकते हो भाई? फोर्स तो एक ही लगेगा ना, उसके कंपोनेंट दो हो सकते हैं। यस सर, उसका नेट आएगा एक डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन आएगी? सर क्या V2 इस और समय जो, V1 हाँ इस समय सर जो थोड़ा लेफ्ट नहीं, लॉजिक थियोरेटिकली बोलो ना, कि जो फोर्स लग रहा है क्या उसका कोई रेलेवेंस है इस टाइम? यहां पर अगर मैं पूछूं सर कि, यहां पर अगर आपसे पूछूं कि बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करिए, तो बॉक्स की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, वो y एक्सिस है, तो j कैप, और सरफेस की वेलोसिटी v1 i कैप, तो y एक्सिस मान लो। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी है, सुनो, जब रिलेटिव वेलोसिटी है तो हमें फोर्सेस एक्सेलरेशन को देखने की जरूरत क्या है? तब तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि फ्रिक्शन जो होगा अगेंस्ट, फ्रिक्शन अगेंस्ट रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव इसके रिलेटिव अगेंस्ट में दिखाएंगे। फोर्स किधर लगा रहे उससे हमें क्या मतलब है इस टाइम पर?
देखिए, फोर्स को देख करके फ्रिक्शन तब दिखाया जाता है ना जब बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे हो, तब आप फोर्स देखते हो कि फोर्स किधर लगाई जा रही है। क्योंकि जब कोई बॉडी स्टेशनरी होगी और तब उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो उसके चलने के चांसेस तो फोर्स की ही डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए हम फोर्स का डायरेक्शन वहां कंसिडर करते हैं। जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी रिलेटिव वेलोसिटी हो चुकी है, तो आप फोर्स जिस मर्जी डायरेक्शन में लगाओ, क्योंकि लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहता है कि फ्रिक्शन मस्ट बी ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और यही हालत यहां पर भी हो रही है, सेम चीज यहां पर हो रही है। जो पॉइंट प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन प्लेटफॉर्म, एक आप इसकी बात कर ले, और एक इस डिस्क के वेलोसिटी की बात कर ले। एक वेलोसिटी इस डिस्क के अंदर भी है, दो वेलोसिटी दिखा रहे हैं आपको, एक डिस्क की वेलोसिटी और एक उसके नीचे जो प्लेटफॉर्म है उसके पॉइंट की वेलोसिटी। और क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि वो बहुत रैपिडली रोटेट कर रहा है, तो कौन ज्यादा वेलोसिटी पे चल रहा है इस समय? सर डिस्क प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। तो अब आप क्या करोगे, आप यहां पर वेलोसिटी ऑफ डिस्क रिलेटिव टू द पॉइंट ऑन प्लेटफॉर्म निकालिए, पॉइंट ऑन प्लेटफॉर्म उसके रिलेटिव निकालो। तो उसके लिए डिस्क की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑन प्लेटफॉर्म। बहुत बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के चलो इसमें। और डिस्क की वेलोसिटी कम है, प्लेटफॉर्म के पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये कुल मिलाकर के नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। नेगेटिव का मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है रिलेटिव वेलोसिटी की। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी बैकवर्ड है तो हम फ्रिक्शन उसके अपोजिट फॉरवर्ड दिखा रहे हैं, इसीलिए फ्रिक्शन को फॉरवर्ड साइड पे दिखाया जा रहा है अगेंस्ट द रिलेटिव वेलोसिटी। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है कि टेंशन किधर लग रही है, नॉर्मल किधर लग रहा है, एमजी क्या लग रहा है, कोई मतलब नहीं है, रहेगा फ्रिक्शन हमेशा ही रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जहां से फ्रिक्शन का कोई एक कंपोनेंट सेंट्रिपिटल बन जाए और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल बन जाए, हो नहीं सकता, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ रहेगी। तो फ्रिक्शन हमेशा ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता रहेगा, उसका टेंजेंट से कोई एंगल कभी नहीं बन सकता। यस सर, समझ गए। क्लियरिटी हुई अभी नहीं? यस सर। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस में फिर बोल दे रहा हूं मैं आपसे, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन में फ्रिक्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना। जो डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी का है उसके अपोजिट फ्रिक्शन दिखाइए। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए फोर्सेस से कोई मतलब नहीं होता आपको, मतलब सिर्फ एक चीज से है, क्योंकि बॉडी मोशन में है तो किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो चाहिए मेरे को, उसके अपोजिट फ्रिक्शन दिखा देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। ये दो ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन जो बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है, मतलब, और तो वैल्यू ऑफ एफ निकालनी है व्हेन द 5 किलोग्राम मास स्टार्ट्स टू स्लाइड ऑन द 10 किलोग्राम मास, मतलब अभी स्टार्ट होने वाला है। तो अबाउट टू स्लाइड का केस हुआ ये तो। सर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होगा। हाँ, अबाउट टू स्लाइड का केस लो। इसमें फोर्सेस कैसे दिखाते हो, 10 किलोग्राम के ऊपर अगर आप फोर्स फॉरवर्ड लगाओगे तो 10 किलोग्राम पर फ्रिक्शन बैकवर्ड और 5 किलोग्राम पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड। और अबाउट टू स्लाइड का मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर की जाएगी इस क्वेश्चन में। और मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करने का मतलब इसको हम म्यू इंटू नॉर्मल कंसीडर करेंगे, 0.4 इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल भी कौन सा, जो ग्राउंड से एग्जर्ट होगा या फिर जो दोनों ब्लॉक आपस में लगाएंगे? सर दोनों दोनों ब्लॉक आपस में लगाएं। 50 न्यूटन यानी कि 20। तो फ्रिक्शन को आप 20 न्यूटन कंसीडर कर ले। और उसके बाद अबाउट टू स्लाइड है, मतलब कि अभी भी स्लाइड हुए नहीं है। अबाउट टू स्लाइड का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द 5 किलोग्राम ब्लॉक इज सेम एज द एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोग्राम ब्लॉक। अबाउट टू स्लाइड, स्लाइड हुआ नहीं, दोनों की एक्सेलरेशंस को इक्वेट कर दो। तो 5 किलोग्राम की एक्सेलरेशन 20 न्यूटन का फोर्स डिवाइडेड बाय मास 5, और 10 किलोग्राम वाले की एक्सेलरेशन निकालने के लिए कैपिटल एफ की फोर्स लग रही, और उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है 20 न्यूटन का डिवाइडेड बाय इसका मास 10। बस यहां से एफ की वैल्यू निकल ले, 60 आ जाएगा मेरे ख्याल से।
यस सर। यस ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या करेंगे, फटाफट देखते हैं इसमें, तो टाइम इसमें भी रिड्यूस हो गया। तो M1 का फोर्सेस दिखाओ, M1 पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे और M2 पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, इसके बाद अभी देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम तो वैसे भी बनाना ही है मेरे को। तो M1 पर एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे राइट साइड पर, उसका वेट M1G जो कि 20 किलोग्राम है तो 200, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ब्लॉक्स के बीच में लगेगा, इसको NB से डिनोट करते हैं, ब्लॉक का नॉर्मल। और फ्रिक्शन बचेगा, फ्रिक्शन को भी अभी दिखाते हैं फ्रिक्शन किधर लगेगा, बट फ्रिक्शन के अलावा M2 के ऊपर फोर्स दिखाओगे तो M2 का वेट 30 इंटू जी यानी कि 300, नॉर्मल रिएक्शन M2 पर ग्राउंड की वजह से आएगा, M2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन M1 की वजह से नीचे की तरफ लगेगा, वो NB होगा। यहाँ पर फिर वो कंसेप्ट है कि जो ये पुली P1 और पुली P2 है, ये दोनों ही M2 से अटैच है, तो पुली P1 की टेंशन फोर्सेस को भी कंसिडर करो। पुली P1 पर एक लेफ्ट साइड टेंशन दिखाएंगे और एक राइट साइड टेंशन दिखाएंगे, और ये दोनों टेंशन M2 के फ्री बॉडी डायग्राम पे जाएगी, तो एक लेफ्ट साइड की टेंशन और एक डाउनवर्ड टेंशन। पुली P2 भी इससे अटैच है, पुली P2 पर एक राइट साइड का टेंशन और एक अपवर्ड टेंशन, तो एक राइट और एक अपवर्ड, ये दो टेंशन और दिखाएंगे इसके ऊपर। हालांकि यहाँ पर टेंशन की वैल्यू F ही होगी, मतलब ये जो F है यही टेंशन है, कैपिटल F जो लिख रहे हैं वही चीज टेंशन है। तो अब क्या लग रहा है आपको कुल मिलाकर के M2 पर कितना सर हॉरिजॉन्टल, जीरो टेंशन सर है ही नहीं सर। M2 पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो रहा नहीं, फ्रिक्शन M2 में फॉरवर्ड फ्रिक्शन आ जाएगा। M1 पे, हाँ M1 पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, M2 पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, दोनों टेंशन आपस में कैंसिल हो गई। फ्रिक्शन आएगा तो M2। हाँ, फ्रिक्शन उसी को तो डायरेक्शन देखने के लिए जैसे आप कुछ कर रहे हैं ना, कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी। M2 वाले ब्लॉक पर क्योंकि दोनों टेंशन कैंसिल हो चुकी हैं, तो इस पर फिलहाल तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, लेकिन M1 पर कैपिटल T वाली हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जिसकी वजह से M1 ब्लॉक फॉरवर्ड जाना चाहेगा, तो M1 पर फ्रिक्शन बैकवर्ड दिखाओगे, क्योंकि उसके ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स T लगा रखी है। और अगर M1 पर बैकवर्ड फ्रिक्शन है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से M2 पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन आ जाएगा। मतलब मेन प्रॉब्लम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेकर के होता है, वो क्लियर कर दे रहे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे देखनी है मुझे। पहले बिना फ्रिक्शन के सारी फोर्सेस को दिखाया जाए विदाउट फ्रिक्शन, उसमें फिर ये चेक किया जाए कि कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा सकता है, जो उनके जाने की प्रोबेबिलिटीज बन रही हो उनके अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन दिखा दिए जाए। फ्रिक्शन पहले से दिखाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। अभी ठीक है, बोले यस सर। यस सर अब 180 न्यूटन, सुनिए 180 न्यूटन फाइंड द एक्सेल। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है, ये नोट्स में मेरे था कि ऐसे क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है ये दोनों सेम एक्सेलरेशन पे चले, हो सकता है ये अलग अलग एक्सेलरेशन पे चले। तो पहले वाले पार्ट में जहां पर F इक्वल टू 180 न्यूटन है, मुझे यहाँ पर एक एजम्पशन लेना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक एजम्पशन लेना पड़ता है, और वो एजम्पशन ये होगा कि एक्सेलरेशन टुगेदर वाला इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2। इस एजम्पशन को सॉल्व कैसे करेंगे कि A1 और A2 बराबर मान के चल रहे हैं। तो A1 A2 अगर बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 की इक्वेशन कैपिटल T बेसिकली F के बराबर ही है, तो उसको अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। कैपिटल T मतलब F और F मतलब 180, तो 180 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास M1 इंटू एक्सेलरेशन A1। और A2 वाले ब्लॉक के लिए सिर्फ F का फोर्स लग रहा है, तो F इक्वल टू इसका मास 30 इंटू A2। अब आप A1 और A2 को इक्वेट कर दो, यानी दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन से डिवाइड करके देखो फ्रिक्शन की क्या वैल्यू बनती है। यहाँ से इन इक्वेशंस को डिवाइड करो और चेक करो कि फ्रिक्शन कितना आएगा इससे सॉल्व करके। और A1 A2 बराबर मान चुके हो आप, A1 इक्वल टू A2 ले चुके हो, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, ये A1 A2 कैंसिल, फ्रिक्शन की वैल्यू। यही तरीका होता है टू ब्लॉक सिस्टम्स को करने का, स्पेशली जब क्वेश्चन में ये चीज क्लियर ना दी जाए कि वो साथ साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं। अगर ये चीज ना दी गई हो तो आपको पहले ये मानना पड़ता है कि वो साथ साथ चलेंगे,
ये एज्यूम करना पड़ता है कि A1 और A2 बराबर होंगे। उस एजम्पशन के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। इस एजम्पशन के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी बन रही है यहाँ से? 108 और उसके बाद हम चेक करते हैं, उसके बाद आप चेक करते हो लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन की क्या है। फ्रिक्शन की सर लिमिटिंग 120 न्यूटन। तो वो म्यूएस 0.6 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पर 20 किलोग्राम के हिसाब से, यानी 120 न्यूटन। तो 120 न्यूटन फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, और A1 बराबर A2 होने पर फ्रिक्शन की वैल्यू 108 है। तो क्या हमारा एजम्पशन सही है या गलत है? मतलब सही हमने है ये सही एक है। तरीके से अंदाजा, एक तरीके से इंट्यूशन आई मेरे मन में कि यार ये साथ साथ चलेंगे, और इस एजम्पशन पर फ्रिक्शन को कैलकुलेट किया तो 108 आंसर आ रहा है, और लिमिटिंग वैल्यू 120 है इसकी, यानी कि 120 न्यूटन तक का फ्रिक्शन लग सकता है। मतलब हमारा एजम्पशन क्या है फिर? हमारे एजम्पशन से जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम आ रही है। मतलब हमने सही एजम्पशन लिया है कि गलत एजम्पशन लिया है? सही लिए। सही है। यानी कि हमारा एजम्पशन सही है। यानी कि F इक्वल टू 180 पर हमारा लक अच्छा था कि जो मैंने एज्यूम किया वो सही हो गया। तो पहले क्वेश्चन में आंसर कितना आएगा फिर? क्या देखेंगे आंसर की वैल्यू? फ्रिक्शन 108 हो गया। आप फ्रिक्शन की वैल्यू 108 पुट करो यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। फ्रिक्शन की वैल्यू 108 और डिवाइडेड बाय 30। 3.6 सर 3.6। ठीक, अब आप 200 न्यूटन पे आइए। प्रोसेस यही रहेगा फिर से। 200 न्यूटन पर भी हम यही मानेंगे कि दोनों के एक्सेलरेशन बराबर होंगी। सर उसमें भी एजम्पशन सही आ जाएगा। पक्का? अगर सर यहाँ सर यहीं पे तो उस टाइम करिएगा। यही पूछ रहा था आपसे सर कि इस पे क्या होता है सर कि जब 120 हो जाए। कितना आ रहा है एक बार करके देखें तो पहले। इसी में सर यही 120। अगर आप 180 की जगह 200 लिख के देखो तो 200 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 180 की जगह 200 कर देंगे यहाँ पर। और अगर यहाँ पर 200 करेंगे और फिर A1 A2 को बराबर करके डिवाइड करेंगे सेकंड पार्ट में, सर 120 आएगा। और लिमिटिंग वैल्यू कितनी? 120। सेम। तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 120 है, लिमिटिंग वैल्यू भी 120 है। इसका मतलब फिर एजम्पशन सही है। एजम्पशन यहाँ पर भी सही है। मतलब एक तरीके से कैपिटल F 200 वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स लगाई गई है, जिसके बाद अगर आपने फोर्स को इंक्रीज किया तो तब ये साथ नहीं चल पाएंगे। मतलब 200.001 भी कर दिया अगर हमने, तो M1 और M2 की एक्सेलरेशन से डिफर कर जाएंगी। इक्वल पर मतलब मतलब जो आपने ये मान लिया है कि A1 A2 बराबर हैं, इसको मानने के बाद फ्रिक्शन की जो वैल्यू तुम्हारी कैलकुलेट हो रही है वो अगर लिमिटिंग वैल्यू के बराबर या उससे कम है तो एजम्पशन सही है, अदरवाइज एजम्पशन गलत हो जाएगा। फिर हो गया सूरज? तुम्हारा आंसर मिल गया कि नहीं अभी? सर एक्चुअली जो आपने शीट दी थी सर उसके जो पीछे आंसर दिए हुए थे वो नहीं मैच कर रहे थे, इसलिए डाउट आ रहा था। वो इसलिए नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं मैच कर रहा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो डेटा मैंने यूज किया है ये G इक्वल टू 9.8 के करस्पॉन्डिंग है। ये इसलिए नहीं मैच कर रहा आपसे। अब आप यहाँ पर G को 9.8 लेंगे ना तो होगा क्या, देखो कहां पर फर्क पड़ जाएगा। G इक्वल टू एक्चुअली चेंज कहां पर हुआ, देखो सारी नॉर्मल की वैल्यू बन जाएंगे हमारी। ये जो नॉर्मल 200 देख रहे हो, ये सर, ये 200 ये ये तो सर। ठीक है, ये 200 तो ठीक है, लेकिन जब फ्रिक्शन की आप लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर M इंटू सर जी वो जब लगाओगे, 120 से कम हाँ M आएगी इंटू सर। जी जब लगाओगे तो 20 और G की वैल्यू 9.8 ले लो आप। जो असाइनमेंट के आंसर है वो G इक्वल टू 9.8 पर है, तो G इक्वल टू 9.8 करोगे तो लिमिटिंग वैल्यू 120 से छोटी हो रही है, और A1 A2 को बराबर मानने पर फ्रिक्शन की वैल्यू 120 एग्जैक्ट आ रही है। मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया फिर। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर ये था। प्रॉब्लम G क्या है एक्चुअली इसमें? क्वेश्चंस कितने रह गए हैं भैया इसमें? अच्छा ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर ले पहले, उसको तो बाद में देख लेंगे।
मेरे को क्वेश्चन ज्यादा हो गए यार, 3 क्लासेस के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। फटाफट इसको करो, क्या करेंगे इसमें देखो। ब्लॉक बी सस्पेंडेड बाय ए, मतलब ब्लॉक बी एक एज अ पेंडुलम है, और पेंडुलम के केस में हमेशा बोला गया है कि हमेशा फ्रेम उसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को रखिए जहां से वो लटका हुआ है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कैपिटल ए है, तो पेंडुलम के कोई भी क्वेश्चन करो आप, वो हमेशा फ्रेम यूज करे, फ्रेम हमेशा रखिए उसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को। और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां पर क्या है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट यहां सस्पेंशन का पॉइंट है, कहां से पेंडुलम को लटकाया गया है, दैट मीन्स ए वाला पॉइंट। और क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे इसमें, क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे बी के ऊपर, चेक करो, बॉडी बी पर फोर्सेस, इसका टेंशन, The उसका tension, weight, उसका weight, mg दो है। टेंशन फोर्स, दो ही होंगे, पेंडुलम पे दो ही फोर्स लगती है। लेकिन क्योंकि आपका फ्रेम पॉइंट ए है और पॉइंट ए स्टेशनरी नहीं हो सकता, क्योंकि ए पॉइंट पर भी तो टेंशन आएगी, और जब ए पॉइंट पर टेंशन लगेगा तो ए वाला पॉइंट खुद लेफ्ट साइड चला जाएगा, कैपिटल ए खुद ही एक्सेलरेट कर जाएगा लेफ्ट साइड डायरेक्शन में टेंशन की वजह से। सर इसमें लिखा हुआ सर सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सर। तो वेलोसिटी जीरो है ना, एक्सेलरेशन थोड़ी जीरो है। ओके। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो ही, फोर्स तो लगी रही है। ठीक है, ये सर एक सूडो फोर्स दिखानी है ना, स्यूडो लगाना पड़ जाएगा आपको यहाँ पर। यही तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पेंडुलम के फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर एक स्यूडो फोर्स भी दिखाओगे, जो कि मास ऑफ द पेंडुलम और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए, जो इसका फ्रेम है। तो यहां पर मास ऑफ बी और एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो अब आप ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बताओ। तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सी फोर्स आएंगी, तो उसका वेट mag नॉर्मल जिस फ्लोर पे रखा है, और एक टेंशन फोर्स 30 डिग्री के एंगल पर। तो क्या एक्सेलरेशन आएगी यार इसकी, एक्सेलरेशन अगर आप पॉइंट ए का निकालना चाहोगे तो कौन सा फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा, सर टेंशन का कंपोनेंट, तो T sin 30 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए। पहले आपको ना एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना पड़ेगा न्यूटन लॉ से। T sin 30 ये ए के ऊपर लगने वाला हॉरिजेंटल फोर्स और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए। और अब आप इस पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो जो पेंडुलम है उसको सस्पेंड किया है पॉइंट ए से, तो मुझे पता है कि पेंडुलम हमेशा सर्कुलर पाथ पे चलता है, तो मोशन ऑफ पेंडुलम विल बी लाइक अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन। तो इसमें सर्किल वाले कंसेप्ट लगाएंगे। अब इसमें ये बताओ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना है, टोटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या लग रहा है इसके अंदर, सर्कुलर मोशन के लिए यही टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर का मतलब ए पॉइंट, तो सेंटर टेंशन और सूडो वाला, तो टेंशन फोर्स लग रहा है। और जो इसका वेट mvg देख रहे हो, क्या उसका कोई कंपोनेंट टेंशन के अपोजिट नहीं जाएगा, यस सर, तो माइनस mvg cos 30। और ये जो स्यूडो लगाया, क्या उसका कोई कंपोनेंट पॉइंट ए की तरफ नहीं आएगा, भाई बी के ऊपर 3 फोर्स हैं, उसमें से एक टेंशन फोर्स है जो डायरेक्टली ए की तरफ जा रही, mg जिसका एक कंपोनेंट पॉइंट ए से बाहर की तरफ आएगा, और एक स्यूडो फोर्स जो हॉरिजेंटल है उसका भी एक कंपोनेंट पॉइंट ए की तरफ जाएगा। तो प्लस स्यूडो फोर्स है mb इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए T sin 30 अपॉन ma। ये टोटल फोर्स लगा सेंटर की तरफ, जो न्यूटन लॉ कहते हैं
कि m इंटू वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होना चाहिए। यही सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पेंडुलम मस्ट बी एम वी स्क्वायर बाई आर। इसके लिए तुमको दे रखा है दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट और इमीडिएटली आफ्टर पूछा गया है। ये जो लाइन है वो इसके लिए दे रखी है कि जो आरएचएस में वी स्क्वायर आपका होगा ये 0 कर दो, वी स्क्वायर 0 है यहां पर। सर एमबीवाई में cos 60 भी एक और सर cos 60 एक और आएगा कहां पे सर, एमबी वाला एक कंपोनेंट आएगा सर, आपने पूरा स्यूडो एमबी फोर्स में मिस हो गया, स्यूडो फोर्स में कंपोनेंट लेना भूल गए। स्यूडो फोर्स में यहाँ पर cos 60 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कर देना, स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट लेना भूल गए, ठीक है। तो ये इसको 0, अब इससे कैपिटल टी यानी टेंशन फोर्स आएगा। लॉजिक समझ में आया इसका? नहीं आया यार? आ गया सर। कि पहली बात, जब भी आप पेंडुलम का कोई क्वेश्चन करिए तो फ्रेम रखो उसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर एक्सेलरेट करेगा तो पेंडुलम पर स्यूडो फोर्स लगाएंगे। उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस व्हिच आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पेंडुलम टुवर्ड द सर्किल ऑन व्हिच द पेंडुलम इज मूविंग इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर, ये रखोगे इसमें। और जिस मोमेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं उसी मोमेंट की वेलोसिटी भी चाहिए, तो हमें इमीडिएटली आफ्टर की बात की गई थी, इमीडिएटली आफ्टर वेलोसिटी 0 है, mv स्क्वायर बाई आर 0 हो गया। इससे टेंशन फोर्स मिल जाएगा, और जब टेंशन फोर्स मिल जाएगा तो आपका ए मतलब एक्चुअली इसमें पहले बी पार्ट सॉल्व होगा फिर ए पार्ट सॉल्व होगा, कि जब टेंशन मिल जाएगी तो एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट भी आ जाएगा, वो ये है t sin 30 अपॉन ma, यही एक्सेलरेशन कार्ट की एक्सेलरेशन है। ठीक है, यस सर। यस चलिए जी। यस सर। अभी बच्चा इसके बाद ये 2 क्वेश्चंस ये रह गए हैं, और ये अब इनका एक काम करेंगे यार, इनका ये वाला हो गया था डीप स्पेस वाला, इसको छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डीप स्पेस का मतलब क्या है? ग्रेविटी नहीं होगी, ग्रेविटी जी, कंसीडर 0। नहीं। हाँ, तो इसमें क्या बनेगा यार? एक सिलेंडर है, इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, इनसाइड सिलेंडर एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ कहीं पर एक पार्टिकल है वो सिलेंडर के अंदर ही मोशन कर रहा है, ऐसे इनसाइड सिलेंडर मूव कर रहा है, ग्रेविटी नहीं है। तो इसमें हम एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा देंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल दिखा दोगे, अगर पार्टिकल के फ्रेम को यूज कर ले तो सेंट्रीफ्यूगल दिखा देंगे mv स्क्वायर बाई आर। और ये मूव कर रहा है, मतलब ये पार्टिकल मोशन में है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगाओगे, सेंटर की तरफ या टेंजेंट की तरफ? फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, टेंजेंट। टेंजेंट। हाँ, फ्रिक्शन इसमें टेंजेंशियल लगेगा, और ये फ्रिक्शन मतलब टेंजेंशियल रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा इसको, टेंजेंशियल रिटार्डेशन फ्रिक्शन की वजह से डिवाइडेड बाय मास, और फ्रिक्शन को हम रखेंगे म्यू इनटू नॉर्मल, पर जल्दीबाजी में नॉर्मल mg मत कर देना, यहां नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल के बराबर है। यानी कुल मिलाकर के टेंजेंशियल रिटार्डेशन, जिसको कि आप dv बाई dt भी कर सकते हो माइनस में, क्योंकि रिटार्डेशन है, इज इक्वल टू म्यू बाई आर वी स्क्वायर, इसके बाद dv अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू बाई आर dt, 0 से t टाइम की लिमिट, और वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू vi से कोई जनरल वैल्यू v पुट कर देंगे। इसका इस तरह से आंसर आएगा। है किसी का सही इसमें से? मतलब तुम में से कुछ लोग का प्रोसेस देख लो। यस सर। यही कर रहा था सर। ठीक है, चलो अच्छी बात, बहुत अच्छा, इसका मतलब सही है प्रिपरेशन। और ये 1 2 ही रहेगा यार ये क्वेश्चन।
इनका आप सोल्यूशन भेज देंगे बच्चे, इसको डिस्कस तो नहीं करेंगे, मेरे को टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूटन लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे, बट न्यूटन लॉ का रोटेशनल वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ये तो न्यूटन लॉ आपने पार्टिकल्स वाले पढ़ लिए, अब न्यूटन लॉ ही कंटिन्यू चलेगा अभी भी, बट अब आप रोलिंग, रिजिड बॉडी और उन पर न्यूटन लॉ कैसे लगाते हैं वो देखोगे, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, पहले मतलब न्यूटन लॉ का पूरा सेगमेंट कंप्लीट करेंगे, एंड देन उसके बाद वर्क एनर्जी और मोमेंटम को अलग से डिस्कस करेंगे। सर हम्म। सर आप रॉकेट इक्वेशन सब बताएंगे क्या?